Good afternoon, dear students. Good afternoon, students. Please आप अपना ऑडियो और वीडियो बंद कीजिए स्टूडेंट्स. ऑडियो वीडियो बंद कीजिए. किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज़ ऑडियो वीडियो ऑफ कीजिए. मुझे क्लास लेने में कठिनाई हो रही है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आज आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख करके रखा है गुरु और चेला. ठीक है. हाँ, गुड आफ्टरनून आरुष. मैंने लिख करके रखा है गुरु और चेला. तो ये जो गुरु और चेला है, ये एक आपके किताब में कविता के तौर पर लिखी गई है. लेकिन जो है कि ये कविता जो है, हाँ, गुरु और चेला. आप लोग एक काम कीजिए, रिमझिम की किताब निकाल कर उसमें गुरु और चेला नामक पाठ को निकाल लीजिए. ठीक है. रिमझिम की पुस्तक में गुरु और चेला पाठ निकाल लीजिए. ठीक है. चलिए. हाँ, कैमरा सीधा नहीं है बेटा, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से उसको एडजस्ट किया है. आप लोग सुन लीजिए, मैं इसीलिए आज बोर्ड वर्क नहीं करा रही हूँ. ठीक है. चलिए, आप लोग निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 93, पेज नंबर 93. अब देखिए, ये गुरु और चेला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो है यहाँ पर आपको कविता के तौर पर दिया गया है. ठीक है ना. लेकिन एक्चुअल में इसका नाम, इस पाठ का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा. और ये जो है, ये एक Kanan, that might be your problem, dear. Everything is okay about the school. Okay. आप एक काम कीजिए, आप अपना नेटवर्क सेटिंग्स देखिए, नहीं तो एक बार रीजॉइन कीजिए. जिस जिस को प्रॉब्लम हो रहा है उनके अपने सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है. ये कविता तो बनाई गई है, बाद में इसको कविता के रूप में बनाई गई है, लेकिन सबसे पहले जहाँ से इसको लिया गया है वो कविता नहीं है, वो एक एकांकी नाटक है. एकांकी नाटक क्या होता है? एक ऐसा नाटक होता है जिसका केवल एक ही अंक होता है, यानी कि केवल एक ही बार में, मतलब एक बार स्टेज पर एक्टर्स आए और उसी दृश्य में जो मतलब उसी में समाप्त हो जाता है. दृश्य परिवर्तन का मतलब उतना प्रयोजन नहीं होता है, उसको एकांकी नाटक कहते हैं. ठीक है ना. तो ये गुरु और चेला, इसका नाम अंधेर नगरी चौपट राजा था. और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको जो है लिखा था. ठीक है. इसमें एक गुरु और चेले की कहानी है, एक गुरु शिष्य की कहानी है, जो कि मतलब आपका यहाँ पर आता है, एक नगरी में आता है. ठीक है. गुरु और शिष्य, पहले कहानी अच्छे से सुन लीजिए. गुरु और शिष्य जो है, एक बार की बात है, वो जो है घूमते घूमते जो है आते हैं. कहाँ आते हैं? एक नगरी में आते हैं. और आते ही क्या होता है, वो जब देखते हैं कि वो नगरी बड़ी अजीब सी है, वहाँ के लोग भी उनको कुछ पागल से जान पड़ते हैं. फिर क्या होता है कि वे जो है उन लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एक बाज़ार है, तो बाज़ार तक पहुंचते हैं. बाज़ार पहुंचने के बाद क्या होता है कि वे लोग बाज़ार में बहुत सारे लुभावने आइटम्स देखते हैं और उनको खाना और उनको मतलब खरीदना चाहते हैं. तो वो गुरु और चेले हैं, तो वे मतलब इतने धनी भी नहीं हैं कि इतना कुछ खरीद ले. तो क्या करते हैं कि वे जो है
इधर उधर से जो है आपका मतलब प्राइस जानने की कोशिश करते हैं। जब उनको प्राइस का पता चलता है तो वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टके सेर मिलता है, हर एक चीज़ की एक ही कीमत है। आप लोग जब बाज़ार जाते हैं तो आप लोग डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट प्राइसेस में खरीदते हैं, है ना। अगर आपको कोई सोने का गहना खरीदना है तो सोने के गहने की जितनी कीमत होती है, अगर आपको एक हाजमोला का पैकेट खरीदना है तो क्या दोनों की कीमत एक ही है? अभी भी हाजमोला का पैकेट जो है 1 रुपए में आता है और सोना तो लाखों में बिकता है। तो फिर अगर आप किसी ऐसे शॉप में पहुंच जाओ जहां पर हर चीज़ की कीमत 1 रुपया ही है, 1 रुपया क्या मतलब टके सेर यानी कि 1 टका देने से 1 सेर आइटम मिलता है। एक सेर क्या है? सेर जो है एक नाप है, ठीक है, यूनिट है। जैसे केजी ग्राम होता है ना, इसी तरह से सेर जो है एक यूनिट है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है कैसा है, यहाँ पर हर चीज़ जो है आपका टके सेर मिलता है। मतलब 1 टके यानी टका यानी 1 टका। जब टके से पहले कोई संख्या नहीं बोली जा रही है, मतलब 1 टका, 1 टके में 1 सेर आइटम मिलता है। सेर मैंने बताया यूनिट है, ठीक है। तो 1 सेर मिलता है, 1 टके में 1 सेर मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका मतलब ये जो मिलता है, ये देखकर तो ये लोग हैरान हो गए, ठीक है। कवि का नाम देख लीजिए बेटा, कविता के एंड में लिखा है सोहनलाल द्विवेदी। तो ये जो है आपका मतलब देख करके तो वो लोग पहले हैरान हो गए और बहुत इनको लोभ भी आया कि देखो अगर आपका कम कीमत वाला चीज़ 1 सेर 1 टके में मिल रहा है तो जो है ज़्यादा कीमत वाला चीज़ भी 1 टके में 1 सेर मिल रहा है, तो यहाँ पर तो हम लोगों को खाने पीने का कोई अभाव नहीं होगा और बाकी पहनने के चीज़ों का भी अभाव नहीं है, जो मर्जी हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये सब देखकर जो है उसको चेले को बहुत खुशी होती है और चेला हमेशा के लिए उस अंधेर नगरी में ही रह जाना चाहता है। अब आप लोग नाम से ही देखिए इसको पहचान सकते हैं कि नगरी कैसी है, अंधेर है। अंधेर मतलब यहाँ पे अंधेरा नहीं, मतलब अंधेरा किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ पर अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है, मतलब यहाँ का भविष्य अंधकार है। क्योंकि कहानी के पुरुष लेखक का नाम बेटा सोहनलाल एक पुरुष ही हैं और कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप नेट में सर्च कर लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और उन्होंने अंधेर नगरी नामक एकांकी नाटक लिखा है, ये भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ा लेते हैं। तो क्या है कि आपका ये जो मतलब चेला है, चेले को लगता है मैं यहीं रह जाऊं, यहाँ रहूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, पहनूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके जो गुरु हैं, अब गुरु तो गुरु हैं, गुरु कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, जहाँ पर इतनी मूर्खता फैली हुई है कि चीज़ों की कोई कीमत का कोई ठीक नहीं है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था इतनी हिली हुई है, अर्थव्यवस्था नहीं इकोनॉमी इतनी हिली हुई है, किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि किस चीज़ का कितना कीमत होना चाहिए, क्या है। तो यहाँ का राजा भी कितना मूर्ख होगा और यहाँ पर हर चीज़ में ही मूर्खता प्रदर्शन होती होगी, तो यहाँ तो रहना उचित ना होगा। लेकिन चेला जो है, चेला वहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। गुरुजी उसको बहुत समझाते हैं, तो फिर नाम पता चलता है उस मतलब नगरी का नाम अंधेर है, उस नगरी का नाम अंधेर है। और जो है इसका अब तो जवाब मिल गया होगा ना आपको जन्नत, मैंने रिपीट कर दिया है, शायद मिल गया होगा ना। तो क्या है कि नगरी का प्रदूषण, पोल्यूशन, ठीक है। वैसे मैंने प्रदूषण शब्द अभी यूज़ नहीं किया है बेटा, हाँ सोमजीत। तो हाँ ठीक है, चलिए अब मुझे पढ़ाने दीजिए, आप लोग
हाँ, कुछ आदित्य कुछ बोल रहे हो, आप भी बोल लो। जन्नत, आदित्य कुछ बोल रहे हैं, बोल लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। पहले आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, फिर पढ़ाते हैं। चलिए जरा ले लेते हैं सबके सवाल, और किसी को कोई सवाल करना है बच्चों तो अभी कर लीजिए। जल्दी कीजिए, आदित्य और जन्नत क्या बोलना चाह रहे हैं? बेटा इस यहाँ पे देखो, मैंने लेखक आप लोगों को मतलब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को लेखक का नाम बताया है। फिलहाल आप लोगों के लिए यही जानना काफ़ी है कि यह एक कविता है जिसका नाम है गुरु और चेला, और इसके कवि का नाम सोहन लाल द्विवेदी है। लेकिन जो एकांकी है जहाँ से इस मतलब कविता को बनाया गया है, जिस एकांकी के कहानी से इस कविता को बनाया गया है, उस एकांकी का नाम था अंधेर नगरी, और उसके लेखक, एकांकी के तो कवि नहीं होते हैं, एकांकी के लेखक होते हैं, तो उसके लेखक का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब तो इसको लेकर किसी को डाउट नहीं है? ठीक है आदित्य। हाँ, उस नगरी का भविष्य अंधकार इसलिए है क्योंकि जहाँ पर इकोनॉमी की धज्जी उड़ी हुई है, किसी को सही चीज़ का सही मोल नहीं पता है, वहाँ पर समझ में आ रहा है कि वहाँ का लीडर कैसा होगा, वहाँ का राजा कैसा होगा। तो जहाँ का लीडर ही गड़बड़ाया हुआ है, जहाँ के लीडर को ही नॉलेज नहीं है, तो वो जिस राज्य को चला रहा है, भला उस राज्य का भविष्य सटीक कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि मतलब आपका ये जो ये लड़का मतलब चेला जो है वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, तो गुरुजी उसको वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे ही गुरुजी उसको छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से, तो क्या होता है कि मतलब वो वहाँ पे खाना पीना खाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, दुबला पतला चेला से एकदम मोटा बन जाता है। ठीक है, बहुत हैप्पी रहता है, सोचता है गुरुजी तो बेकार में ही यहाँ से चले गए, यहाँ से जाने में जो है किसी भी प्रकार क्या कोई क्या बोले आपको, मतलब कोई बुद्धिमानी वाला बात तो था नहीं, यहाँ रहने में ही बुद्धिमानी है, ये तो बेकार ही गुरु यहाँ से जो है हमारे चले गए। तो वो कुछ दिन तो बड़े अच्छे से काटता है, ठीक है, और वहाँ का राजा क्या था, कैसा था, चौपट राजा था, मतलब बिल्कुल वो चौपट हो चुका था, मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसका और कुछ था नहीं। ठीक है, उसका दिमाग बिल्कुल बेकार था। तो वहाँ रहते रहते एक दिन क्या होता है, बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, और बारिश के चलते क्या होती है, एक दीवार जो है गिर जाती है। गिरती है, किसके ऊपर गिर पड़ती है, एक आदमी की बकरी बेचारी वहाँ बैठी होती है, बकरी के ऊपर आके गिर जाती है, तो बकरी की मौत हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के बकरी की मौत हो गई है, वह जाकर महाराज से कंप्लेन करता है, कहता है कि महाराज ऐसे मेरी बकरी को जो है मार दिया गया है ये दीवार गिरने से। तो राजा कहते हैं अच्छा, तो चलो अब देखो, राजा तो मूर्ख है ही, पहले ही हम लोगों को चीज़ों के दाम से ही पता चल चुका था कि ये राजा मूर्ख था, तो उसका जजमेंट कैसा होगा, उसका न्याय कैसा होगा, वो भी ऐसी मूर्खतापूर्ण होगा। तो राजा क्या कहता है, राजा कहता है कि ठीक है, दीवार किसने बनाई है उसको लेकर आओ। तो पहले मिस्त्री के पास, मतलब ये लंबा एक स्टेप है, मिस्त्री के पास जाया जाता है, उसके बाद बेटा ये तो कहानी में लिखा है, ये तो मैंने नहीं बनाया है ना जन्नत बेटा, कि अब भारी बारिश से दीवार गिर गई है तो गिर गई है, अब कैसे गिरी नहीं गिरी, वी शुड नॉट गो टू द डिटेल्स, एक कहानी है, अब हर चीज़ टके से कैसे मिलती है ये भी तो कहानी में ही है, तो कहानी में क्यों हुआ है ये साइंटिफिक रीजंस पे मत जाइए, ठीक है।
तो क्या है कि मतलब ऐसा जब होता है तो फिर मतलब मिस्त्री के पास जाया जाता है, मिस्त्री बोलता है मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर ऐसे करके बोलता है कि जिसने सीमेंट सप्लाई किया है उसका मिस्टेक है। उसके बाद बोलता है, सीमेंट वाला बोलता है मुझको तो मतलब सिपाही ने तुम्हारे पास सिपाही ने बोला था कि सीमेंट सप्लाई करने को, तो बोलता है अच्छा फिर सिपाही गुनहगार है। फिर सिपाही को बोला जाता है कि जो है सिपाही जो है वो गलत है, तो फिर सिपाही को बोलता है, तो सिपाही बोलता है नहीं मुझे तो मंत्री ने कहा था। फिर मंत्री को बोलते हैं कि ठीक है फिर मंत्री गुनहगार है। अब हर एक को जिसको वो गुनहगार समझता है राजा, उसी को कहता है फांसी पे चढ़ा दो। और केवल एक जन के बोल देने से कि मेरी गलती नहीं है वो राजा मान भी लेते हैं, कोई प्रूफ वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ऐसा करते करते ये तय हो जाता है फाइनली कि वो जो दीवार गिरी है और उससे जो बकरी की मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए जो है मंत्री जिम्मेदार है। किसी भी एंगल से मंत्री जिम्मेदार नहीं था, लेकिन राजा का जजमेंट का तरीका ही इतना फनी था कि ये निर्णय होता है। तो क्या होता है, मंत्री को फांसी पे चढ़ाने की पूरी तैयारी की जाती है। अब मंत्री थोड़ा दुबला पतला था, फांसी के लिए जो फंदा तैयार किया जाता है उस फंदे में मंत्री का गला जो है ठीक से फिट नहीं बैठता है। मतलब फंदे को पूरा टाइट कर देने के बाद भी मंत्री का गला खाली खाली सा रहता है। फंदा कैसा होता है, बहुत टाइट होता है, नहीं तो फिर दम कैसे घुटेगा, तो नहीं होता है। तो अब राजा का न्याय देखो, उनका जजमेंट देखो फनी सा। वो बोलते हैं ठीक है मंत्री के गले में तो ये फंदा फिट नहीं हुआ, अब इस फंदे को लेकर पूरे नगर में घूमो, देखो किस व्यक्ति के मतलब गले में ये फंदा फिट बैठता है। जिस भी व्यक्ति के गले में ये फंदा फिट बैठे उसको जा करके ये पहना दो। तो ये तो कितना अजीब सा न्याय है, ऐसा भी कभी होता है? तो जो है वो कुछ तो कर नहीं सकते थे, राजा का आदेश था। तो सारे राज्य में ढूंढ ढूंढ कर वो जो चेला, एक बार जवाब दे दिया है सृजन मैंने इस क्वेश्चन का, प्लीज आप देख लीजिए। और मैंने एक बार कहा ना कैसे गिरी क्यों गिरी, इसका सवाल, ये सवाल साइंस का क्वेश्चन है, ये आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं आपको वही चीज़ बता सकती हूँ जो यहाँ कहानी में लिखी हुई है। अब कहानी में क्यों लिखी हुई है फिर ये तो आपको लेखक से पूछना पड़ेगा, है ना। चलिए जोक्स अपार्ट, बच्चों कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, टॉपिक पे क्वेश्चंस कीजिए, टॉपिक से हट के नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या है कि मतलब अब ऐसा हुआ कि चेला खा खा के मोटा ताजा हो गया था, तो ये जो फंदा था सबके गले को छोड़कर उसके गले में फिट बैठ जाती है। तो राजा उसको फांसी पे चढ़ाने वाले होते हैं कि हाँ चलो इसी को चढ़ा देते हैं। मतलब किसी एक को फांसी पे चढ़ना है, चाहे गुनाह किसने भी किया है, ये गुनाह है कि एक्सीडेंट है ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, फांसी पे एक जन को चढ़ाना है। क्योंकि राजा के पास केस आया है तो फांसी पर एक जन को चढ़ाना है, तो बस फांसी पर चढ़ाने के लिए इसको ले आते हैं। तो ये बोलता है भाई मेरी मौत होने वाली है, तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, एक लास्ट इच्छा है। क्या ख्वाहिश है? बोलते हैं कि मैं अपने गुरु से एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। चेला इतना बेवकूफ़ भी नहीं था, तो उसने यहाँ बुद्धि दिखाई, उसने अपने गुरु को बुलाया। उसके गुरु आते हैं, गुरु को पूरी घटना वो बताता है, गुरु सब कुछ समझ जाते हैं। तो गुरु राजा की मूर्खता को देखकर, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो जन्नत, तो अब राजा की मूर्खता को देखकर जो है मतलब गुरु उसकी मूर्खता का फ़ायदा उठाने के लिए एक चाल चलता है। वो कहता है कि महाराज अभी अच्छी साइत चल रही है, साइत यानी समय, अभी अच्छा शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा जो है मतलब स्वर्ग पर जाएगा और क्या बन जाएगा, राजा से महाराज बन जाएगा, मतलब किंग से एम्परर बन जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसलिए आप उस चेले को मत चढ़ाइए, अब मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए,
क्योंकि मुझे सबसे बड़ा राजा, राजाधिराज, एम्परर बनना है और मुझे स्वर्ग में भी जाना है, तो आप मुझे चढ़ा दीजिए। तो राजा बोलते हैं, चुप रहे मूर्ख गुरु, मेरे राज्य में खड़े होकर तू मुझसे पहले महाराज बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आज फांसी पर कोई चढ़ेगा तो वो मैं चढ़ूंगा। तो इस तरह से जो है गुरुजी ने अपने चाल में मूर्ख राजा को फंसा लिया और कोई फांसी पर नहीं चढ़ता है, राजा जाके फांसी पर चढ़ जाता है और राजा की मौत हो जाती है। अपनी मूर्खता के कारण उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक्चुअल कहानी है, उसी चीज को यहाँ पर जो है कविता के फॉर्म में लिखी गई है, जिसका पठन आप लोग पहले करके रखेंगे, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग समझा दिया है। तो आप लोग एक बार पढ़ के रखेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसका वाचन करवाऊंगी। ठीक है। तो बच्चों मुझे थोड़ा प्रेजेंट दे दीजिए अपना। मज़ेदार है ना। हाँ, मुझे पता है ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने पहले कहानी सुनाई। अगर मैं पहले ही कविता पढ़ा देती तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता। चलिए अटेंडेंस दीजिए अपना। हाँ आरुष, बहुत फनी स्टोरी है। सृजन अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। प्रेजेंट दीजिए स्टूडेंट्स अपने। सृजन माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। तो आज के क्लास में मैं नाम ले लेती हूँ, एक बार देख लीजिए। अगर कोई एब्सेंट है लेकिन मैंने मतलब प्रेजेंट है लेकिन मैंने उसको एब्सेंट किया है, तो एक बार सुन लीजिए। सृजन, जन्नत, सौम्यजीत, रजत, कन्नन, शौमिली, आदित्य, जेहान। ठीक है ना। आरुष, अगर मैंने सभी का नाम ले लिया है, सब ठीक है, तो बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय। कौन? आप कौन हो? कौन हो? आयुषी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कर देते हैं प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।